जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं रोहित वैद्वान हूँ। आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। स्वागत स्वागत स्वागत। तो आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में, एक नए दिन के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आकाश। हम्म। सर। अच्छा, तुम्हें एक्सपीरियंस कैसा रहा कल? लॉन्ग पढ़ाई थी, ऐसे ही चलती है बेटा वो क्लासेस इतनी बड़ी। मैं ये बोल रहा था, एक बार कुछ बच्चों का ना एक दो वैलिडिटी का इशू है किसी बैचेस में, चाहे वो डीएसएस बी हो स्टेट या कुछ हो, उन्हें बढ़वाओ, ठीक है? सर जी, ई बुक्स किसका हो गया बेटा? ई बुक्स आ जाएंगे आपके किस में? ई बुक्स अब उसमें डिजिटल में आ जाएंगे। अरे यार, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। हाँ, तो कैसा लगा था? हम्म। अच्छा, कुछ लोगों को ना अब एक चीज और होगी, मैं ये जानना, जैसे हिमानी पांडे हमारे बीच में है, तो भाई अगर तुम लोगों ने जब कहा सर लगातार क्लास पढ़ाओ, तो मैंने देखो लगातार कर दी। अब तुम लगातार पढ़ाने लगेंगे तो कुछ होगा ना, एक दो मैसेज आए इस बात के साथ कि सर अब आप ऐसा करो, ये तेज पढ़ाए जाने। तो अब एक बात बताओ, हफ्ते में क्या चाहते हो तुम? डेली क्लास चाहते हो या क्या? जब डेली नहीं लेता था तो तुम्हें डेली चाहिए थी, अब डेली लेने लगा तो तुम्हें लग रहा है कि फास्ट हो गया। अब बताओ तुम यार चाहते क्या हो मुझसे? मतलब क्या कर सकता हूँ मैं? कोई नहीं श्रुति बेटा, उसमें होंगे ना, इसमें रिकॉर्डेड में, तब देख लेना। हाँ, बहुत बड़ी थी। एक्सपीरियंस बताओ तुम्हें कैसा रहा? चलो वो तो बड़ी तो क्लास, अरे तो मैं भी तो बड़ी लंबी क्लास लेके मैं भी तो पढ़ा ही रहा था, तुम पढ़ रहे थे। ये बताओ कि तुम्हें फील कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा था? हम्म। हाँ, ये वाला। अब देखो तुम कहोगे सर जी वाला बेटा ऑनलाइन में ना अगर इतनी देर में लूंगा ना, तो फिर तुम कहोगे कि सर जी तुमने सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर दिया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, वही मैं बाद में देख लेना। हम्म। हम्म। सर डेली लिया करो क्लास, डेली डेली डेली। अब बता, हिमानी को लग रहा है कि है ना, एक दो ही है ऐसे, ऐसे ज्यादा नहीं। चलो करे शुरू। रेडी? सर द लव द वे यू टीचिंग आर सो काम। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत जबरदस्त लगा था कल का क्लास सर, थैंक यू। तो एक्सपीरियंस में मैं बीच बीच में शेयर करता रहूँ, ठीक है? तो बीच बीच में तुम्हारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस क्या होगा शेयर होता रहेगा, ताकि आप फील लेते रहो कुछ उस तरीके की, है ना, कि ऑफलाइन वाली जो फीलिंग होती है वो क्या होती है। और देखो उसमें चैट चपाटा इतना नहीं होता ना। हाँ। चलो, मजा आया मजा आया मजा आया, ठीक है। नहीं, ठीक है, मेगा मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, हिंदी में। चलिए अब आपकी शुरुआत करें भाई आज की क्लास। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर क्लास की शुरुआत करते हुए देखते हैं, ये पर आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट जिसमें आप कई सारी थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें आप प्याजे की थ्योरी पढ़ते हैं, कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं, गिलिगन की थ्योरी। नॉर्मली आप अगर किसी जगह पढ़ोगे तो सब आपको प्याजे की थ्योरी, वो सॉरी कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ा खत्म कर देंगे। हम थोड़ा इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, यहाँ देखें। अब मोरल डेवलपमेंट अगर आप देखते हैं, आकाश, आकाश, एक ना यार प्रॉपर ना अगर ऐसा हो ना, तो जैसे तुम नोटिफिकेशन भेजते हो ना, तो आज के बाद ना नेक्स्ट डे क्या क्लास होगी, उसका एक नोटिफिकेशन हर बैच का बनवा के भेजा करो। जैसे कि किस बैच में कौन सी क्लास है, टाइमिंग के साथ पहले दिन उसे उन बच्चों को मिले। इजी है ना ये तो? हाँ, तो बहुत आसान है। और एक मैसेज का टेम्पलेट बनाओ और बच्चों को ये पता होना चाहिए, मतलब लास्ट में हर शाम को, जैसे हम ऑफलाइन में भेजते हैं ना, तो ऑनलाइन में मतलब बच्चों को 7 बजे पता चलना चाहिए जी। ठीक है, हाँ। बस नोटिफिकेशन पे डाल दो कि भैया आपकी है, ताकि उन बच्चों को मैसेज मिल जाए। चलो भाई आ जाओ अब। देखो मोरल डेवलपमेंट में अगर आप बात करेंगे मोरल वैल्यूज, तो सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड आता है मोरल, है ना? मोरल का मतलब ही होता है मेरे बच्चे नैतिकता। अब मैं कोई चैट नहीं पढ़ूंगा बेटा, आपको सिर्फ क्लास पढ़ी जाएगी नैतिक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो ये मोरल है, ये आपके बारे में एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बताता है, अगर आप अच्छे हैं बुरे हैं, आपके बारे में एक विवरण देता है। ये विवरण देता है कि भैया अगर आप ज्यादा किसी की मदद कर रहे हैं तो इसका मोरालिटी अच्छी है, और नहीं कर पा रहे तो मोरालिटी आपकी अच्छी
नहीं है। इस बात के बाद अगर आप देखेंगे तो जब मोरालिटी में जाते हैं तो मोरालिटी कहती है भाई हमारे कुछ नियम कायदे हैं समाज के जिनको आप फॉलो करते हैं, मतलब आप किसी को भी ऐसे गाली गलौज नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते। मोरालिटी कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरह होता है जिससे आप चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं, आपने किसी से देखा अच्छे काम और आपने उसको क्या कर लिया, अपना लिया। अपनाना भी ये भी होगा। अब इसके अपनाने में जो चीजें होती हैं इसी चीज के बीच में मोरालिटी कहती है कि मेरे अपने कुछ क्या है, लो और कस्टम नियम है। इसका मतलब रूल भी आते हैं नियम भी आते हैं, दोनों बातें ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो मोरालिटी में आप अगर नॉर्मल देखेंगे तो आप इसमें कहते हैं कि जब आप ये देखते हैं कि आप किसी तरीके से किस प्रकार से समाज में रहते हैं और किस प्रकार से आप समाज में आगे बढ़ते हैं और किस तरह के आप समाज के लोगों के बीच में अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, मोरल डेवलपमेंट। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, अराउंड 5,000 कुछ बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, एक एक बच्चे का रिप्लाई नहीं कर सकता। आपको मैंने कल भी दिखाया था द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कि ऑफलाइन में भी बच्चा कोई मैसेज नहीं पढ़ाता है, हम नहीं। आप लोग उस फील्ड में आइएगा जहाँ पर चैट का सिस्टम मेरे बच्चे बिल्कुल आपका पढ़ाई का डिस्टरबेंस खराब वो कर देता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो जो लिंक है ना बार बार चैट करने से टूट जाता है। बस इससे आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो प्लीज पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो 9556 9557 नंबर दिया गया है, आप उस पर अपनी जो क्वेरीज हैं वो भेज दीजिए, ठीक? चलिए, तो मोरल डेवलपमेंट के बारे में देखो, मोरल डेवलपमेंट इंसान के ना दिमाग में है, इंसान के क्या है, माइंड में है। अब माइंड में जो हो सकता है, एक कभी कभी मोरल डेवलपमेंट गुड भी होगा और मोरल डेवलपमेंट क्या होगा, बैड भी हो सकता है। आप यहाँ पर मेरे बच्चे एक बात है कि राम भी बन सकते हैं और आप यहाँ पर क्या है, रावण भी बन सकते हैं। तो सारी चीजें आपके मोरालिटी पर है कि आपका जो व्यवहार है वो आपको समाज में, जैसे मेरी मोरालिटी कहती है कि जब मैं आपसे बात करता हूं तो मैं आप कहता हूं। अब मेरी आपकी मोरालिटी कहती है अगर मैं इस टाइम ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको इस चीज पर ध्यान देना है, पढ़ना है, ना कि इस चीज पर ध्यान देना है कि मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूं कि नहीं करा जी। नन। अब यहाँ पर देखेंगे तो जब आप बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पियाजे का मोरल डेवलपमेंट। जब पियाजे अपने मोरल डेवलपमेंट बताते हैं तो पियाजे ने क्या किया, मोरल डेवलपमेंट बताया। उसने बताया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उसमें जो परिवर्तन आते रहते हैं, जो चीजें बदलती रहती हैं, जो चीजें आती रहती हैं, वो मोरल डेवलपमेंट का एक क्या है, पार्ट बन जाती हैं। जब आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो पियाजे का मोरल डेवलपमेंट आपके सामने आता है। नॉर्मली अगर कोई भी होगा, इसमें जीन पियाजे के बारे में जान चुके हैं, मोरल डेवलपमेंट की याद रखना। अगर कोई तुमसे सवाल पूछेगा, फर्स्ट थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज गिवन बाय, तो याद रखना मेरे बच्चे क्या होगा, पियाजे। तो पहले पियाजे ने दिया था, उसके बाद कोलबर्ग ने दिया था। तो पियाजे फाउंड दैट चिल्ड्रन आइडियाज रिगार्डिंग रूल है, मोरल जजमेंट है एंड पनिशमेंट टेंडेड टू चेंज एज दे गेट ओल्डर। मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी मोरालिटी का पार्ट भी क्या है, बदलता रहता है। इसका मतलब पहले जब आप मोरालिटी देखेंगे तो कर ले कुछ कम जाके, अगर आप पहले मोरालिटी देखेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि छोटा बच्चा अपनी चीज देना पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो बड़ा होता चला जाएगा तो अपनी चीजें शेयर करना शुरू कर देता है। जब छोटा बच्चा अगर गिर जाएगा तो खुद रोना शुरू करेगा, लेकिन बड़ा अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो गिर के दूसरे को संभालना भी सीख जाएगा। मोरालिटी कहता है कि आप किसी के साथ बुरा ना करें, मोरालिटी कहता है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे को नुकसान हो। तो इसी चीज पर पियाजे ने मोरालिटी की कितनी स्टेज दी हैं, दो। और जब पियाजे मोरालिटी की दो स्टेज देते हैं तो मेरे बच्चे उसमें एक वर्ड आता है हेट्रोनोमस और एक वर्ड आता है ऑटोनोमस। अभी फिलहाल के लिए एक बात याद रखना, मोरल रियलिज्म जैसे कुछ शब्द आएंगे हम इन पे स्टार लगा लेते हैं क्योंकि इनको कोलबर्ग ने ज्यादा अच्छे तरीके से बताया था, बस तुम्हें उसको क्या रखना है, याद रखना है। अब सवाल आता है कि हेट्रोनोमस क्या होगा। अब यहां से मेरे बच्चे एक बात और याद रखना, पियाजे का स्टेटमेंट कोलबर्ग ने भी आगे बताया और उसने बताया कि बच्चे में लैक ऑफ मोरालिटी क्या होगा, लैक ऑफ मोरालिटी होती है उसकी पहली स्टेज में, लैक ऑफ मोरालिटी। अर्थात अगर क्या होगा, तो अगर आपके सामने इस बात पर चल रहे हैं तो पियाजे हमेशा इस बात के साथ लेके चलेगा कि जो लैक ऑफ मोरालिटी होती है वो 5 साल तक होती
तो आपने अगर यहाँ पर लैक ऑफ मोरालिटी लिखा है तो आप ये कह सकते हैं नैतिकता की कमी। क्या बोलेंगे आप? नैतिकता की कमी। तो अगर कोई पूछेगा कि नैतिकता की कमी, तो मेरे बच्चे नैतिकता की कमी का अगर कोई पूछेगा कब, तो याद रखना 5 साल तक। तो 5 साल तक टिल 5 ईयर बच्चे में मोरालिटी डेवलप नहीं होती, या आप इसे कह सकते हैं कि बच्चे में किस टाइम तक लैक ऑफ मोरालिटी होता है। तो इसीलिए बेटा इनकी जो एज चलती है वो कहाँ से चलती है? 5 से 10। 5 से 10 में होता है, एक याद रखना, एक वर्ड होता है हेट्रोनोमस और एक वर्ड होता है ऑटोनोमस। तो दो जब इसने बताया तो हेट्रोनोमस है। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरी बात मान के कितने काम करोगे और अपनी बात मान के कितने काम करोगे? जब तुम्हें लगता है कि यार बस सब जो है ना, वो नहीं, चैट नहीं करनी ज्यादा है और बात नहीं करनी, नहीं रोहित सर गुस्सा आ जाएंगे, है ना, अच्छा नहीं लगता रोहित सर को बार बार ऐसे बुलवाते देखते हुए, तो इसका मतलब तुम ये रियलिटी के साथ कि तुम मेरे साथ, या तुम इस बात के साथ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ना कह दूं, मैं तुम्हें ब्लॉक ना कर दूं, मैं तुम्हें अपनी क्लास से ना हटा दूं, तो तुम इस वजह से सारे काम अच्छे अच्छे करते हो कि चलो मन में कुछ चल रहा है लेकिन कहना नहीं चाहते। जैसे आप ना, मम्मी ने कहा कि तुम टीवी नहीं देखोगे और इस वजह से तुमने टीवी देखना बंद कर दिया, तो वो परिस्थिति जिसमें आप दूसरों की बातों को मानते हैं उसको हेट्रो बोला जाता है, और वो परिस्थिति जिसमें आप क्या करते हो, अपने आप से अपने संज्ञान में वो सवालों का जवाब देते हैं, उसको याद रखिए क्या है? ऑटोनोमस बोला जाता है। तो मेरे बच्चे याद रखना, जब बच्चे की जो थिंकिंग और बच्चे की जो सोच होती है अफेक्ट करते हैं, याद रखना बच्चा कुछ भी, इस बात को देखें, देखो ध्यान से, अगर कभी हेट्रोनोमस में, बस मेरे बच्चे याद रखना विषम, इसका मतलब बच्चे की कोई भी थिंकिंग हो, बच्चे की क्या हो, कोई भी थिंकिंग हो, उसके कोई भी आइडिया हो, है ना, उसकी कोई भी क्या हो, जजमेंट हो, जजमेंट हो, वो का जो बेसिक हो, उनका जो वो हो, आधार हो, अगर कोई अदर्स हैं तो याद रखना उसको क्या बोला जाएगा? अदर्स के मतलब दूसरों के आधार पर अपने फैसलों को तय करना जब बच्चा रखता है उसको क्या बोला जाता है? हेट्रोनोमस। इट इज बेस्ड ऑन क्या है? मोरालिटी फर्स्ट पार्ट, जिसके बारे में हमारे कौन बातें हैं? प्याजे। बात समझ में आई, हाँ या ना? तो इसका मतलब बच्चा कुछ भी जजमेंट ले, बैड या गुड, इसका मतलब उसका आधार क्या है? दूसरे हैं। बच्चा कोई भी ख्याल सोच रहा अच्छा बुरा, उसका आधार कोई है। बच्चे के अंदर कोई भी थिंकिंग आ रही किसी दूसरे को लेके, उसका आधार भी क्या है? कोई दूसरे ही है। तो जब जब आप इन सारी चीजों को ध्यान में लेके चलेंगे तो हेट्रोनोमस के 5 से 10 में याद रखना कि यंगर चिल्ड्रन थिंकिंग इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन एंड द वे these action affect them, a behavior is judged as either good और बैड ओनली इन द टर्म ऑफ क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज, कि जैसा आप करेंगे वैसे परिणाम पर ही आप ये देंगे। तो ये जो स्टेज दी है किसने दी है? प्याजे ने। फिलहाल हम मोरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्याजे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यस और नो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी जो समझ? हेट्रोनोमस मतलब अदर्स के आधार पर। डन भाई? अब जब इसका मतलब दूसरा जो आ जाता है, जैसा नाम वैसा काम, तो ऑटो का मतलब होता है खुद से। इसका मतलब अब समाज में आने वाले जो काम है, समाज में आने वाले जो फैसले हैं, उस पर उसका अधिकार होता है या उस पर उसकी सोच होती है, वो किस तरीके से उसे लेके चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो सोशली समाज के नियमों को मानना शुरू कर देता है और समाज के नियमों को मानकर वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा के उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, या मोरालिटी का जो बेसिक होगा वो क्या? उसका खुद होगा। अब जैसे एक चीज है, दोबारा बताते हैं, इस बात को समझो। देखो, एक तरफ वर्ड लिखा था हेट्रो, एक क्या लिखा था? हेट्रो, और एक क्या है आपके सामने? क्या है? ओन लिख ले। जैसे इस बात को एकदम समझना, ओन वाला जो है इसको मेरे बच्चे क्या है? ऑटो बोला जाएगा, और हेट्रो वालों को समझ लो क्या है? अदर्स बोला जाएगा। जैसे मान लो, मान लीजिएगा कि तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आए, और तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आए और मेहमानों के सामने प्लेट में क्या है? बिस्किट वगैरह रख दिए गए। आपका बिस्किट वगैरह खाने का क्या है? मन है बहुत ज्यादा, और आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं, बट मम्मी आंख दिखा देती है, और आंख दिखाते तुम डर जाते हो कि नहीं ये खाना नहीं, बुरा मान जाएंगे। इसका मतलब आपका मन तो था, लेकिन आपके मन को रोक दिया किसकी वजह से? मम्मी की वजह से, माँ की वजह से आपने अपने आप को क्या कर लिया? रोक लिया। ऑन में क्या था आपका? क्या था? अभी भी घर पर कोई मेहमान आए, और घर पर जब मेहमान आए तो उनके सामने क्या है? बिस्किट रखे थे, और आप ये खुद ही समझ गए कि बिस्किट जो है मैं बाद में खाने वाला हूं, अभी क्या है? मेहमान आए और मेहमान की प्लेट से बिस्किट खाना अच्छा नहीं लगता। तो जब आपकी थिंकिंग अपने आप से आती है समाज को लेके, तो याद रखना वो क्या कहलाएगी? ऑटो। और जब अदर्स की वजह से आती है वो क्या कहलाती है? हेट्रो। इसका मतलब ये दो पार्ट होते हैं मोरालिटी के। अब समझ में आया मेरे बच्चे?
इससे सेम एग्जांपल से समझ में आया, हाँ या ना? इसका मतलब जब समाज में चीजों के साथ आप एडजस्ट करना, यहाँ अगर समाज की चीजों में बेटा खुद से एडजस्ट करना सीख लोगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑटो। और किसी के बेटा जबरदस्ती एडजस्ट करना सीखोगे उसको क्या बोला जाएगा? आपका हेट्रो। कैसा लगा? आया समझ में, हाँ या ना? कह दो, आ गया समझ में? किसी को कुछ ना समझ में आया पूछे, इसीलिए आपके घर का एग्जाम्पल दिया। गुड एग्जाम्पल, ग्रेट एग्जाम्पल। अब कृत्य गए ठीक है। और प्लीज कोशिश, अगर तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती ना, तुम पूछा करो। तुम बिल्कुल, अगर कभी भी ऐसा लगे कि कोई ऐसी चीज है कि जो तुम्हें समझ में ना आए, तुरंत पूछा करो। और कभी भी एक बात याद रखना, डोंट ट्राई टू कंपेयर कोलबर्ग थ्योरी विद पियाजे थ्योरी। पियाजे की थ्योरी कोलबर्ग की थ्योरी का बेस है। ना पियाजे की थ्योरी को कोलबर्ग समझता और ना शायद वो इस चीज को बना पाता। सेल्फ एडजस्टमेंट इज ऑल अबाउट ऑटोनोमस है, और अदर की वजह से जो समाज की वजह से, दैट इज क्या है? हेटेरोनोमस है। अब जब इतना जान लेते हैं तो उसके बाद ये रहा, दे रियलाइज दैट द रूल्स आर सोशली एग्रीड अपन। खुद समझ लेते हैं कि रूल बने हैं, और रूल को क्या है अब अपने आप से क्या है? मानना है, और उन्हें क्या करना है? एडजस्ट करना है। ठीक है। अब सुधीर कुमार जी, मतलब मेरे बच्चे, एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया। सुधीर पूछ बेटा, क्या समझ में नहीं आया? हम्म। कोई, क्योंकि मैं आगे तभी बढ़ पाऊं जब आप इसको समझ में आ जाओगे। किसी को भी अभी भी कोई डाउट? एक लास्ट एग्जांपल ले रहा, समझिएगा। हमारे सामने सुधीर है ना? सुधीर के साथ क्या हुआ कि सुधीर ना यहाँ पर दो स्थिति में आता है। सुधीर जब छोटा बच्चा था, और सुधीर यहाँ पर जब क्या हो जाता है? बड़ा बच्चा हो जाता है। सुधीर छोटा और सुधीर क्या है? बड़े बच्चे के रूप में आता है। एक बार आप रुकना है ना। हाँ। और एक बात और याद रखो, अभी तो हम सिर्फ पियाजे की, देखो अगर तुम कोई पूछेगा सर कि ऑटोनोमस भी पियाजे की है, तो फिर मेरे बच्चे पढ़ाने का क्या? मैंने कहा कि इसकी दो स्थिति होती है, एक हेटेरोनोमस होती है, एक ऑटोनोमस होते हैं। अब तुम बताओ तुम्हारा ध्यान क्या है? अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर जी ऑटोनोमस पियाजे के होते हैं, अरे कान के नीचे बजाता मैं, पागल। यहाँ ध्यान दो अब। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल, सुधीर एक छोटा बच्चा था और सुधीर क्या था? बड़ा। सुधीर जब छोटा था तो मेरे बच्चे वो जैसे वहां गया, कहीं पर क्या गया, जैसे अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, और दोस्तों के साथ खेलने गया और वहां से उसने कहीं से क्या है? गाली सीख ली। और वो जो गाली सीख ली उसने, अगर उसके घर पे रिश्तेदार आए मामा, और जाके मामा को दे दी। और मामा ने कहा, मामा को जैसे ही गाली दी, मम्मी ने सुधीर कूट दिया। और कूटने के बाद बता दिया कि ये वाली बात क्या है? गलत है। तो इसका मतलब सुधीर जब भी समय बाहर से आया तो ये समझ गया कि ये जो है गलत बात है, और इस गलत बात को हमें नहीं करना। मतलब वो कि अगर वो गाली देगा तो पिटेगा, इस बात को उसने समझ लिया कि गाली नहीं देना है। अब सुधीर हो गया बड़ा। अब सुधीर को गाली तो आ गया देना, क्योंकि भैया ऐसी कोई नेचुरल चीज है, आ जाती है। और जैसे उसे गाली देना हुआ, लेकिन अब वो ये जानता है कि उसे गाली कब देनी है और कब नहीं देनी है। तो इसका मतलब जब वो खुद से ये जान गया, तो जब खुद से जाना इस बात को कि गाली नहीं देनी है, ये क्या कहलाएगा? ऑटो। जब मम्मी पापा ने सिखाया कि गाली नहीं देनी है, तब क्या था? हेड्रो। और अगर मेरे बच्चे अब भी समझ में नहीं आया तो भाई फिर तो कोई भी नहीं समझा सकता। हाँ, 5 साल तक बेटा किसी भी इंसान में मोरालिटी डेवलप नहीं होती। तो इसका मतलब, और हो भी नहीं सकती। 5 साल तक जो चीज हमारी होती है हमारी होगी, हम अपना खिलौनी। अरे पगलो, प्याजे का वो समझ लो ना, क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसमें क्या होता है? इगोसेंट्रिक होता है, एनिमिज्म होता है, लैक होता है, कमी होती है, वहीं से समझ लेते हैं। अब आगे समझ में आया ना? तो हेट्रो क्या होगा? 5 से 10 के बीच में मिलेगी, और 10 साल के बाद आप खुद से सोचने लगते हैं कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। अब बोलो, समझ में आई बात, हाँ या ना? डन। अब आ गया? कोई नहीं बेटा, सुधीर हो जाता है। अब बताओ, आया कि नहीं समझ में आया? अब तो कह दो यार। सुनीता बेटा, इस क्लास में इसी क्लास का पूछा कर।
सुधीर आया समझ में? नहीं आया? अब तुम सोचो मैं तुम्हारे साथ ऑनलाइन भी ऐसा रखता हूँ कि तुम्हें ऑफलाइन जैसा फील कराऊं, ताकि अगर कोई बच्चा ये फील ना करे कि यार उसे समझ नहीं आया तो उसे पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। डन। तो मेरे बच्चे इसी चीज के साथ आगे बढ़ते हुए ये रहा, पियाजे डिस्क्राइब दैट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 डू नॉट प्रोसेस एनी काइंड ऑफ मोरालिटी, इट्स कॉल्ड प्री मोरालिटी या प्री मोर। आ गया? चलो अब सबको आ गया भाई। अब इतना अगर आपने जान लिया, इतना आपने समझ लिया, तो इसका मतलब हमने प्याजे वाली बात को क्या कर दिया? फाइनल कर दिया। जैसे प्याजे की बात फाइनल करते हैं, हमारे जीवन में एक इंसान आ जाता है, हमारे जीवन में एक इंसान आ जाता है जिसका नाम है कोलबर्ग। कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट है ये फेमस हो जाता है, क्योंकि इसने प्याजे की स्टेजेस को थोड़े बढ़िया तरीके से बताना शुरू कर दिया। और इसने कोलबर्ग ने ये जो मोरल डेवलपमेंट दिया तो ये बेस्ट तरीके से दिया, और इसमें इसने कुछ वर्ड आए। तो जब इसने कुछ वर्ड दिए तो मेरे बच्चे देखो, तुम्हें ऐसे भी समझा सकता हूं, बट मैंने तुम्हें अभी पीछे की तरफ जब था तो मैंने देखो ये मोरल रियलिज्म जो वर्ड था, मैंने तुमसे कहा कि मैं इसे आगे बताऊंगा। इसका पीछे का रीजन ये था ताकि आप इसे बच्चे से क्या है समझ लो। अब ये समझना है तो चलिए आते हैं, इसको समझाते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे यहाँ। तो जब आपके सामने कोलबर्ग आता है तो कोलबर्ग अपने मोरल का जो वर्ड समझाता है, तो उसने यहाँ पर एक वर्ड लिखा मोरल। क्या लिखा? मोरल। अच्छा, मोरल वर्ड लिखते ही इसका मतलब ये तो नैतिक हो गया। इसने यहां से एक वर्ड निकाला जिसको इसने नाम दिया रियलिज्म। क्या नाम दिया? रियल। प्याजे भी कहते हैं, जिसे हिंदी में बोला गया है यथार्थवाद। यथार्थवाद। उसके बाद अगर ये हुआ तो उसने यहां पर कहा, यहां तक जरा समझते चलना, टेंशन ना लेना, अब मुझ पे छोड़ दो। क्वेश्चंस बेटे इसमें आगे वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन नहीं आते, नहीं किरण वो नहीं आते बेटा, हाँ उससे रिलेटेड कुछ जरूरत ही नहीं है ना। अब इसके बाद आता है मोरल। क्या होता है? दिल में माँ होता तो दिल में माँ, तो आपने क्या है इसको बोला जा है डिलेमा। डिलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन। क्या होगा? कंफ्यूजन। इसका मतलब आपको क्या होता है? भ्रम होता है किसी चीज का। ये लो जी। जब आप ये देख लेते तो आपने कई बार एक वर्ड देखा होगा जिसको बोला जाता है कोऑपरेशन। क्या बोला जाता है? COOPERATN। अच्छा, कोऑपरेशन का मतलब होता है किसी को सहयोग करना, मदद करना। तो ये क्या हो गया? सहयोग भी हो गया। अब आपने ये भी देख लिया, और उसके बाद मेरे बच्चे एक होता है रीजनिंग। REASON। अब कोई सवाल नहीं पूछेगा, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, उसके बाद फिर बोलेगा बात समझ में आएगी नहीं समझ। देखो ये 4 वर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? 4 वर्ड होंगे। और अगर 4 वर्ड हैं तो इसमें पहले वाला क्या है? रियलिज्म। दूसरा क्या है? डिलेमा। तीसरा वाला आपके सामने कोऑपरेशन, और चौथा है रीजनिंग। मेरे बच्चे इसको ध्यान से समझ। जब इसने लिखा हो रियलिज्म तो याद रखना आर से क्या है? रूल। कि समाज के अपने क्या होते हैं? नियम होते हैं जिन्हें हमें क्या है? मानना है। मतलब आपने अगर देखा होगा तो आप अगर रेड लाइट देखते हो तो रेड लाइट समाज का नियम है और ये हमें अपनाना है। मतलब समाज के कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिसको आपको मानना ही है, और उसे अगर नहीं मानेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि जहां पर रियलिज्म है तो रियलिटी है। ये क्या है? रियलिटी है कि हाँ ऐसा कुछ, जैसे हमने कहते जब रोड क्रॉस कर रहे हैं तो रेड लाइट पे रुकना है, ये समाज का क्या है? रूल है, जिसे हमने रियलिज्म यथार्थवाद आपको समझना पड़ेगा। जैसे हर बच्चे के माता पिता हैं, ये क्या है? रियलिज्म है। माता पिता की इज्जत करना आपका क्या है? मोरल रियलिज्म। नो। डिलेमा कंफ्यूजन होती है कि जब आप कोई 2 चीजों में फंसे हो, एक चीज ये और एक चीज क्या है? ये बेसिक एग्जांपल है। जैसे मान लीजिएगा आज आपका क्या हो जाए कि मान लेते हैं कि 12 मार्च की वो तारीख है जिस दिन आपका क्या है? DSSB का पेपर है, और उसी दिन मान लेते हैं KVS का पेपर है। तो आपने दोनों ही फॉर्म भरे हुए थे, सेम डे अगर एग्जाम आ जाता है तो आप इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसमें से ये करूं या ये करूं। तो इसका मतलब जब आप फैसला लेने में क्या है? कंफ्यूजन रहते हैं। मतलब आप ये रहते हैं कि क्या करूं? क्वेश्चन मार्क, व्हाट टू डू। मतलब जब क्वेश्चन मार्क है कि ये करूं या ये करूं तो उसको क्या बोला जाता है? कंफ्यूजन। डिलेमा होता है इस तरीके का। मान लीजिएगा जैसे एक पति होता है, उसकी एक माँ होती है, उसकी एक बीवी होती है, और जो पति मेरे बच्चे हमेशा बीच में फंसा रहता है माँ के और बीवी के, तो उसमें हमेशा ना तो माँ को कुछ कह सकता ना अपनी बीवी को कुछ कह सकता। इसको बोला जाता है डिलेमा। तो याद रखना, डिलेमा हमेशा वो चीज होती है जिसमें आपके सामने एक सवाल रहता है, ये करूं या नहीं ना करूं। अब आपने समाज के जो नियम हैं, कोऑपरेट करने का मतलब है कि आप जानते हैं कि समाज के कुछ नियम हैं और समाज के नियमों से आपको पालना भी है, और किसी को नुकसान नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को नुकसान ना करना। तो याद रखना किसी को हर्ट ना करना जो होगा, को मतलब
आपने देखा, मान लीजिए किसी के घर पे, भाई किसी का घर बन रहा है और आपका बाजू में नीचे घर है, तो आप कट 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 की आवाज सुन के परेशान हो जाएंगे। तो जो आवाज कर रहा है उसे इस बात को समझना चाहिए कि वो उतनी आवाज करे ताकि सामने वाला परेशान ना हो, और नीचे वाले को समझना चाहिए कि यार उसका घर बन रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आवाज तो आएगी। तो इसका मतलब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। जब ये कोऑपरेट होगा तो मेरे बच्चे, जहां डिलेमा में ये था कि मैं जो डिलेमा में था कि मैं डी ट्रिपल एस बी का पेपर देने जाऊं या मैं केवीएस का पेपर देने जाऊं, तो आप उसमें क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हो, डिसाइड। तो जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं, फैसला ले लेते हैं, तो इसका मतलब फैसला लेना या तो सही या फिर क्या होगा, गलत। उसको क्या बोला जाता है, रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब हमेशा याद रखना, रिजल्ट। तो मैं एक बार दोबारा बताता हूं। समाज के अपने कुछ रूल फिक्स हैं, वो क्या कहलाएगा, रियलिज्म। क्या करूं या ना करूं, कौन सा भी एक छोड़ू, नुकसान होगा, वो क्या है, डिलेमा है। कोऑपरेट करने का मतलब होता है कि समाज में एक दूसरे को सहयोग देना, और रीजनिंग होता है कि जो दिमाग में कंफ्यूजन था, फाइनली एक रिजल्ट तो लेना ही लेना है। मान लीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस दिन आपको अपनी कोई कीमती चीज छोड़नी पड़ेगी किसी एक कीमती चीज को पाने के लिए, तो आप ये देखें कौन सी कीमती चीज कम है, तो उसको बोला जाता है डिलेमा। याद रहेगा भाई। पूनम बेटा, मुझे लगता नहीं कभी ऐसा छोड़ता हूं मैं, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो वहां दे सकते हैं। यहां तक समझ में आएगा? हम्म। आए यहां तक समझ में? बताओ। डन 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 डन, हाँ। कि जब आप तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए एक दिन एसएससी का एग्जाम आ जाए, उसी दिन डीएसएसपी का एग्जाम, तो भी कंफ्यूजन आ सकता है। बिल्कुल सही है। आगे समझ में, चलो। तो हमने कहा बेटा, मोरल रियलिज्म है नैतिक यथार्थवाद, कि ये जो रास्ता है और इस पे जो रेड लाइट है, इस पर आपको यहाँ स्टॉप होना है। तो जब आप समाज में, याद रखना, रूल आर फिक्स एंड रिजिड, कि जो रूल हैं वो फिक्स हैं और हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। रूल को तोड़ा जाएगा, सजा को आपको पाया जाएगा। दूसरी तरफ आता है मोरल कोऑपरेशन। मोरल कोऑपरेशन का मतलब होगा सहयोग देना, मदद करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। याद रखना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। तीसरा क्या है डिलेमा, कि क्या करूं या ना करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। कि देखो, इफ यू इंटेंशन इज राइट यू कैन ब्रेक द रूल, मतलब कि अगर आपने रेड लाइट को तोड़ भी दिया, तो जैसे हम बोल रहे हैं, तोड़ने पर भी आपने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इसको मोरल कोऑपरेशन का मतलब है कि आप अपना काम कर रहे हैं बट आप दूसरे को परेशानी नहीं। कोऑपरेशन का दिव्यांशी एक एग्जांपल और बता देता हूं मेरे बच्चे। मान लीजिएगा हमें ये पता है कि जो रेड लाइट है उस पर आपको स्टॉप होना है, लेकिन किसी दिन आप जा रहे थे और आपके घर में कोई बीमार था, और इस बीमारी के दौरान आपने रेड लाइट तोड़ दी, आपने चालान भी भर दिया, लेकिन आपने उस रेड लाइट से किसी का एक्सीडेंट नहीं किया। इसको बोला जाता है मोरल कोऑपरेशन। जैसे इस क्लास के दौरान मोरल कोऑपरेशन होगा कि आपको सबको समझ में आ जाए, लेकिन एक बच्चे को समझ में ना आए, और उस एक बच्चे को समझाने के लिए जो मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से आपका नुकसान नहीं होता, आपका भी क्या होता है, फायदा, और साथ साथ वो बच्चा भी क्या कर जाता है, समझ जाता है। तो ये किसी एम्बुलेंस का रूल को ब्रेक कर, एम्बुलेंस रूल ब्रेक नहीं करती, आप रूल ब्रेक करोगे अगर गाड़ी में हो, बट आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। हाँ मेरे बच्चे, सफिशिएंट है। और उसके बाद डिलेमा क्या था, कंफ्यूजन है। कि जब आपका कंफ्यूजन है, याद रखना, अगर कंफ्यूजन है तो डिलेमा है, और अगर उसमें कंफ्यूजन के बाद आपने क्या है, फैसला ले लिया, तो जो फैसला लिया है वो क्या कहलाएगा, मोरल रीजनिंग कहलाएगा। और मुझे लगता है यहां तक आपने इस बात को समझ लिया है, बताइएगा जी। ठीक है। अच्छा, मैंने ना मोरलेस कोलबर की थ्योरी में आपको हिंज की स्टोरी नहीं सुनाई। हिंज की स्टोरी तुम बड़े बड़े हो चुके हो ना, उससे कोई रिलेटेड सवाल आता, और ना मुझे लगता है कि उससे कुछ ऐसा है। तो हिंज की स्टोरी को मैं बिल्कुल क्या रख देता हूँ अलग, मुझे वो मैं अलग से ऐसे समझा देता हूँ कि स्टोरी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अपनी बीवी के लिए दवाई चुराएगा, ये वो सारी काल्पनिक बातें हैं, मैंने इसलिए आपके सामने वो नहीं रखता। यहां तक समझ में आया, यस और नो? बताओ। किसी को ना समझ में आया मेरे बच्चे?
डन, कह दो कि समझ में आ गया। हिमानी पांडे का मैसेज पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन भाई? हम्म। नहीं गीतांशी बेटा, स्टोरी से कुछ नहीं होता। ये स्टोरी ये सुनाऊं कि हिंज था, उसने अपनी बीवी के लिए दवाइयां चुराई थी, वो दवाई ना चुराता ही वाला, इनसे वो दूर गए, है ना। मैंने पहले सीटेट उसमें, वहां भी नहीं काम आती है तो और तो दूर की बात है। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताऊंगा बाद में, अभी क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं, उसमें मैं समझाऊंगा ना। अब देखो कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में आपके सामने ही पूरी स्टेजेस आती हैं, है ना। अब जरा एक बार यहाँ देख, सुधीर समझ में आया बेटा? दिखाई नहीं दे रहा, तू भाग गया क्या? अब ऐसा है कि अगर तुम किताबी भाषा में जाओगे तो आगे पढ़ ही लोगे, बट मैं एक बार अपने वाले अंदाज में बता दूं ताकि हमेशा याद रहे। क्या बोलते हो, अपने अंदाज में कि किताब वाले अंदाज में? हाँ भैया, डन। चलो, अब देखो यहां पर अगर बात करोगे तो कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में हम जो है सारी चीजें जान लेते हैं। तो मेरे बच्चे इसमें ना अगर मैं थोड़ा सा तुम लोगों के लिए और आसान कर दूं तो आ जाओ जरा यहां पर देखते हैं। कोलबर्ग अपनी जो स्टेज बताता है, लेवल बताता है। पहले तो कोलबर्ग हमें क्या बताता है, लेवल बताता है। उस लेवल में मेरे बच्चों पहला जो लेवल बताता है उसको बोला जाता है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल। दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है कन्वेंशनल। और जो तीसरा होता है उसको बोला जाता है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। इसको प्री कन्वेंशनल को जो आप देखेंगे पहले मेरे अंदाज में ना, अपने अंदाज में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत। दूसरे वाले को बोला जाता है रूढ़िगत। और जो तीसरे को बोला जाता है उत्तर रूढ़िगत। ये हो जाते हैं तीन। इनसे निकलते हैं हमारे दो दो स्टेजेज, यहां पर आ जाती है हमारी क्या है, स्टेजेज आ जाते हैं। जब स्टेज आती है तो पहली जो स्टेज होती है वो याद रखना, वो होती है पनिशमेंट, PUNISH, पनिशमेंट। एक एक वर्ड लिखो। उसके बाद जो दूसरी हो जाती है, पनिशमेंट आ जाती है, और दूसरी आपके आ जाती है फिर क्या है, प्राइज की। क्या है, प्राइज की। उसी तरीके से अगर आप चलते हैं यहाँ पर कन्वेंशनल में, तो कन्वेंशनल की भी दो हो जाती हैं। एक आपके सामने हो जाता है गुड बॉय, नाइस गर्ल का, और एक कॉन्सेप्ट आपके सामने हो जाता है सोशल लॉ का। इसका मतलब भैया समाज के क्या है, नियम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हो जाता है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, जिसकी भी दो हो जाती हैं। पहले वाला हो जाता है सोशल ऑर्डर, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है जिसको, कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट वाला हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ आत्म सिद्धि। अब इसको एक एक समझ लो, फिर इसे थ्योरी में समझाता हूं। देखो, अगर ये आता है इसकी ट्रिक के साथ देखें, हाँ, तो बेटा या किरण विश्वकर्मा, इफ वी हैव अ टाइप ऑफ डिलेमा दैट वी हैव टू एग्जाम ऑन द सेम डे, व्हाट वी डू, दैट इज नॉट द डिलेमा ना। दैट इज डिलेमा। डिलेमा इज नॉट अबाउट सॉल्यूशन, डिलेमा इज अबाउट दैट क्वेश्चन की क्या करें। एंड नाउ इफ यू आर टेकिंग एनी टाइप ऑफ रिजल्ट, एनी टाइप ऑफ डिसीजन, दैट इज रीजनिंग। बस मतलब अगर ये कंफ्यूजन है कि क्या करे, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिलेमा एक्चुअली, है ना। तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि डिलेमा का सॉल्यूशन क्या है, वो तो आप पर डिपेंड करता है ना, आप पर डिपेंड करता है, उसमें हम में किसमें नहीं। अब अगर आप इतनी जानकारी जान लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने आता है, तो अगर आपने इस सारी चीजों को जान लिया, देख मेरे बच्चे, जीवन में जब आप पनिशमेंट में आते हैं तो पहले वाली बात, जैसे आपका हेटेरोनोमस था कि यहां पर पनिशमेंट, अच्छा करोगे तो इसका मतलब अच्छा करोगे तो क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। और मेरे बच्चे अगर गलत काम करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो बच्चा अवॉइड करता है पनिशमेंट के लिए कि भाई उसे पनिशमेंट ना लगे, तो जो मम्मी कहती है वही करता है।
मतलब मम्मी पापा या बड़ों की बात का मानना ही क्या कहलाएगा, उसका पहले वाली स्टेज कहलाएगा। दूसरे में, हिंदी में बता रहा हूं बेटा, इधर इंग्लिश में। दूसरा कहता है कि अगर आप प्राइस, इसका मतलब आप टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। जैसे को तैसे का मतलब यहां हो जाएगा कि मान लीजिएगा आपका एक दोस्त है और जिस दिन आप पेन लेके नहीं गए उसने आपकी मदद कर दी, तो इसका मतलब वो आपसे अगली बार ये भी चाहेगा कि जिस दिन वो आए उसके पास पेन ना हो आप उसकी मदद करो। या एक दिन आप खाना लेके आए, आपका दोस्त खाना लेके नहीं आया, तो आपने अपना खाना अपने दोस्त के साथ जो शेयर कर दिया, तो आपको लगा कि वक्त आने पर वो भी मेरे साथ खाना शेयर कर देगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, टिट फॉर टैट। तो यहां पर इसका मतलब अगर आप अच्छा करोगे तो यहां पर। उसके बाद जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, आप किसी को कुछ दिखाते नहीं, आपके घर में मेहमान आए, दोस्त आए, सबके सामने यस मैम, यस सर, यस सर। जैसे क्लास का मॉनिटर होना, जब भी कोई टीचर आएगा आप सब मैडम के सामने बिल्कुल भी वो नहीं, शरारत नहीं करोगे, हमेशा अच्छे बच्चे बन के रहोगे। तो जब आप मैडम के सामने अच्छे बन के रहोगे, ये क्या हो, अब आप अच्छे बच्चे बन गए, आपको पता चल गया सोशल लॉ। जब आप ये जानते हैं कि समाज में रेड लाइट का नियम है और उस ब्रेक नहीं करना, तो समाज के नियमों को मानना है, किसी समाज के हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, किसी चीज का नुकसान नहीं पहुंचाना, जब क्लास में आएंगे तो पढ़ना है, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी, तो ये क्या है, समाज के नियम। लेकिन समाज के नियम का कॉन्ट्रैक्ट आप कभी कभी तोड़ भी देते हो अपनी सुविधा के लिए। जब कोई इंडिविजुअल कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने हिसाब से व्यक्तिगत रूप से कोई नियम तोड़ देता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, उसको क्या बोला जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और एक जीवन में आपकी स्टेज वो आती है जब आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, आप हर चीज में लेके अपने आप को क्या है, गिव अप करने वाली, या आप सुपर ईगो वाली सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर आप दूसरों का नुकसान नहीं चाहते। जैसे आप महात्मा गांधी जी को देखेंगे, आप भगत सिंह को देखेंगे, आप विक्रम बत्रा को देखेंगे, तो जब आप अपना जीवन दूसरों के लिए क्या कर देते हो, निछावर कर देते हो। तो पहले याद रखना मेरे बच्चे, अगर छोटी स्टेज प्री कन्वेंशनल जो आएगा उसमें हमेशा इस बात के साथ याद रखना, ये वो स्टेज होती है जिसमें आप काम करते हैं किसी चीज की डर की वजह से, आप काम करते हैं इस वजह से कि भाई हमें पनिशमेंट ना मिले। आओ जरा देखते हैं इस कहानी को। स्टेज नंबर 1 अवॉइडिंग, तो इसकी ट्रिक रहेगी पी पी, तो यहां से भी कर सकता था मैं, देखो जरा ध्यान से, अगर यहां पर ध्यान दोगे तो ये रहा पी पी, ये रहा आपका जी एस, और सोशल का मतलब इंडिविजुअल, इसको बोला जाएगा आई एस। तो याद रखना ट्रिक बन जाती है हमारी, इसकी ट्रिक हमारी बन जाती है ये कि पीपी जो है वो जीएस पढ़ के आईएस बन गई, और आईएस बन गई, ये इसकी क्या है, ट्रिक है। डन भाई, आगे सर, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो आप देख लेते हैं इस चीज को थोड़ा सा, ये लिख के बताया मैंने आपको यहाँ पर, मोरल इसकी डेवलप, यही थ्योरी। तो मेरे बच्चे अवॉइडिंग पनिशमेंट पहले वाली, रिवॉर्ड मिल रहा है दूसरे वाली, गुड बॉय गुड गर्ल तीसरे वाली, समाज के नियमों को मानना चौथे वाली, है ना। उसके बाद समाज के नियमों को अपनी जरूरत के हिसाब से तोड़ देना क्या है, पांचवी। और उसके बाद यूनिवर्सल सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना, वो होगा हमारे पांचवी। डन। तो यहां आपके सामने अगर देखेंगे तो इस चीज को आप थोड़ा सा और देखेंगे, है। अब देखो, हर बार तुम ये कहोगे सर आप नए स्टाइल में पढ़ाते हो, मैं हर बार कहता हूँ मेरे बच्चे, मुझे खुद नहीं पता होता उन्हें पिछली बार कैसे पढ़ाया था, तो इसलिए बस तुम मजा लेते हुए पढ़ते हो, मैं मजा लेता हूँ पढ़ाते हुए, तुम मजा लिया करो पढ़ते हुए। तो प्री कन्वेंशनल बेटा पहले वाला, तो याद रखोगे ओबीडेंस एंड पनिशमेंट क्या है, आज्ञा मान रहे हैं, इसका मतलब कोई कुछ कहना दे। और इंडिविजुअलिज्म का मतलब और एक्सचेंज का मतलब होगा टिट फॉर। तो सवाल कई बार पूछेगा कि जो टिफिन एक्सचेंज होता है वो किस में आता है, अर्थात जब बच्चा खाने की बदला बदली करता है, शेयरिंग करता है, उसे हमारी स्टेज नंबर क्या बोला जाता है, ट्रू। ट्रिक मस्त। चलो पहले देखो कि बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट, अ फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन रेदर देन इंटेंशन, इंटरनल मोटिवेशन। बस हमें क्या बचना है उससे, पनिशमेंट से। दूसरा, राइट बिहेवियर होगा कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करने वाला हूं। तो इसका मतलब पापा बोले इस बात के साथ कि गाड़ी साफ कर दे, तो पापा से बोला ठीक है लाओ 50 रुपए दो, 50 रुपए दोगे गाड़ी साफ करूंगा, पहले वाला। पापा ने कहा गाड़ी साफ कर दे नहीं तेरे को कूटूंगा, तो बच्चा डर की वजह से जाता है और गाड़ी को साफ कर देता है, यह है पहली स्टेज। दूसरे स्टेज में कहता है पापा गाड़ी साफ कर दूंगा लेकिन 50 रुपया चाहिए, तो इसका मतलब 50 रुपया मिलेगा, गाड़ी साफ
साफ करेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअल। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, तो बच्चा क्या करता है, एक्सचेंज करता है, इसलिए उसे इनाम मिलता है। जब वो बड़ा हो जाता है वो कहता है कि कन्वेंशनल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, तो ये कहता है अब हुआ इस बात के साथ कि जब पापा थे तो पड़ोसी के जो पापा थे, जिस लड़की को वो पसंद करता था, एक दिन उसके पापा से मिलने आ जाता है और पापा के सामने और उसके पापा के सामने वो अपने पापा से कहता है पापा चाय लाऊं, पापा पानी लाऊं, पापा फलाना लाऊं। तो इसका मतलब वो क्या करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में उस बंदे को ये दिखाना चाहता है देखो मैं कितना सुंदर कितना सुशील हूं, और वो सबके सामने अच्छा 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 बनने की कोशिश करता है। इसको बोला जाता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अब उसे पता चल जाता है ये तो हो गया। अब जब ये बात पता चल गई तो उसके बाद क्या कहता है कि पता चल गया भाई कि समाज के अपने क्या है, नियम है कि जो लड़की उसे पसंद आ रही है अगर उसे अपना बनाना है तो समाज में रह के उसे काम करना पड़ेगा, समाज के नियमों को मानना पड़ेगा और एक सिस्टमेटिक तरीके से उसके घर जाएगा रिश्ता देने के लिए, तुम्हारी लड़की हमारी है प्लीज हमें दे दो। अब ये वाली बात के साथ अगर होगा तो इसका मतलब समाज के नियम है कि समाज में ऐसे जाके मुंह उठा के शादी नहीं होती, उसके लिए पूरा एक प्रोसेस होगा। तो अच्छा लड़का बन के दिखाया, उस समाज में नियम बनाए कि हाँ ये अच्छा लड़का है, इसके साथ इस लड़की की शादी कर दो। अब शादी कर देंगे तो ऐसा है कि वाली बात के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये कि शादी तो कर ली, लेकिन शादी करने के बाद जीवन में अलग ही कलेश मचे पड़े हैं, और कलेश मरने के बाद उसको बोला हे बहन तू अपने घर में रह, मैं अपने घर में रहूं, तेरा मेरा जीवन चल नहीं पाएगा। इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, है ना, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो अपने घर मैं अपने घर। तो जब किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आप समाज के नियमों को तोड़ देते हो और कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और अंत में यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहता है अब समाज में क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ लेके जाएंगे। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल के साथ वो सीधा सीधा करता है, बस अब वो सबका भला सोचता है और कुछ नहीं सोचता। उसे टाइम पे खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अब कह दो समझ में आ गया। तो वेगन में क्या है, लर्न्स हैव डिफरेंट वैल्यूज, रियलाइज दैट लॉ इज क्या है, कल्चर पर बेस्ड, और यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब सबकी मदद करना। इससे आसान तो मुझे लगता नहीं भाई कहानी में कोई बता पाएगा। डन भाई। शिवानी तो बेटा पहली बात से ये बात तू मान के चली थी तेरे को समझ में नहीं आया, इस पूरी कहानी के सुनाने के बाद ही बेटा समझ में नहीं आया फिर तो नहीं कर सकता। इस पूरी क्लास में शिवानी के अलावा, क्योंकि शिवानी आपने पहली बार जब मैंने लिखा तभी बोल दे समझ में नहीं आया, और आप अगर वो सोच बना के चल गए कि पहली बार समझना है तो बेटा वो पूरा नहीं समझ में आएगा। कभी कभी ना आपको अपना आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा डालना पड़ता है। अब जैसे मैंने ना भी बताऊं तो तुम्हें समझना चाहिए, दो वर्ड है ना, यहाँ पर दो वर्ड आपके सामने आते हैं कि इसने अपनी स्टेज में दो क्राइटेरिया दिए, एक क्या है हिरार्किक वाला और एक क्या है क्वालिटेटिव। हिरार्किक कहता है कि मतलब भाई हर स्टेज आगे बढ़ेगी, पहली स्टेज दूसरी स्टेज तीसरी चौथी पांचवी छठी। इसका मतलब जैसे जैसे आप एज में बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको जो मोरालिटी है आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओ, है ना। हाँ सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पल्ले पड़ा। अंजलि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मान ले मेरे बच्चे, जैसे सोशल नियम कह रहा है ये बात कि समाज में रेड लाइट बनी हुई है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर जरूरत पड़ी है तो मैंने किसी को नुकसान पहुंचाए बिना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अर्थात रेड लाइट तोड़ दी। डन। अब आगे समझ में। और आप इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखें, जैसे हायरार्की है, हमें पता चल गया कि छोटे बच्चे में कम मोरालिटी, बड़े में ज्यादा है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जितने हम बड़े जाते जाएंगे तो हमारी ना क्वालिटेटिव, हम क्वांटिटेटिव मोरालिटी नहीं, जैसे तुम लोगों को मैं आप कहता हूं, तुम लगता है तुमने इतनी इज्जत जमाने में कमाई है कि तुम्हें आप कह रहा हूं मैं, बट मैं आप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और अध्यापक आपको शिष्टाचार वाली बातें सिखाता है। तो इसका मतलब आप जब क्वालिटेटिव डिफरेंस है तो जितना छोटा होगा मोरालिटी कम होगी, जितना बड़ा होगा मोरालिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और हायरार्किक जैसे जैसे समाज में बढ़ते जाओगे मोरालिटी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब याद रखना जीवन में, इस बार समाज कहता है, ये सोशल लॉ कहता है पेपर में जाके नकल नहीं करनी, लेकिन पढ़ के नहीं गए, पुड़िया बना के गए हो और पुड़िया बना के तुमने नकल कर ली, तो अपने फायदे के लिए नकल कर ली, लेकिन वो नकल किसी दूसरे के पास फेंक के बेचारे को फंसाया नहीं। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब इससे ज्यादा ना पूछना, नहीं पिटाई कर देना मेरे को। डन।
तो अगर आपने ये सीख लिया, अच्छा अब कई बार आपके सामने ये आ जाता है तो भाई कैसे कैसे क्या होगा, तो इतनी चीजों के बाद मेरे बच्चे याद रखना, अगर कभी भी आपके सामने ये आ गया तो हमने क्या बोला, हायरार्किक वाला जो बात होगी वो क्या कह रहता है, इसका मतलब जैसे जैसे स्टेज बढ़ती चली जाएगी, नई स्टेज में आप जाते जाओगे, वैसे वैसे आपको जीवन में मोरालिटी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। डन। उसके बाद जो दूसरा आता है क्वालिटेटिव का मतलब क्या होगा कि जितने बड़े होते जाओगे उतने ही चेंजेस क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव पर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन भैया ऐसा है कि एक ना बाद में ये आया, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं वैसे ही बता दे रहा हूं। तो कोलबर्ग का ये एक स्टूडेंट था जिसे कोलबर्ग ब्लाट विधि भी कहते हैं, ये जो है ना उस पर बेस्ड था। तो अगर कोई पूछेगा कि कोलबर्ग की थ्योरी को उसके कोई कौन से स्टूडेंट ने भी आगे, गिलिगन ने उसका क्या किया था, वो किया था, अपोज किया था। बट अगर देखेंगे तो इस मेथड में जो कोलबर्ग है वो नेम देते हैं मोएस बट का, जो लीड करता है डिस्कशन ग्रुप आस्क क्वेश्चन रिलेटेड। इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं इसे फिलहाल स्किप कर रहा हूं। अब क्रिटिसिज्म होते हैं कोलबर्ग की थ्योरी पर। क्या होता है, कोलबर्ग की थ्योरी पर कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, और जो क्रिटिसिज्म होते हैं, मैं एक बार एक सेकंड यहां तक बताओ किसी को ना समझ में आया हो तो। भाई यहां तक क्लियर है? हाँ, हम सोशल कॉन्टेक्ट वाले बिल्कुल स्टेज में है कि बस नौकरी मिल जाए, हे मेरे मालिक। आगे समझ में भाई? हम्म। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसका क्रिटिसिज्म, गिलिगन और इसके एमसीक्यू पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, गिलिगन पढ़ेंगे और ये वाला, तो इसकी मुलाकात करेंगे हम बाद में। अभी फिलहाल आपके लिए मेरे मतलब आपको आशा कर रहा हूं कि आज ये क्लास समझ में आ गई होगी। कोई ऐसा जिसको लग रहा है ना समझ में आई हो, वैसे मैंने काफी आसानी से कोशिश की आप लोगों के लिए ये बताने की, समझाने की कि थ्योरी क्या है। प्याज और कोलबर्ग को मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है मेरे बच्चे? मैं चाहता तो गिल्लीगन भी अभी खत्म कर देता, बट गिल्लीगन जो है हम उसे आराम से करेंगे, है ना। कोई कि पहले आप दोनों समझो, फिर क्रिटिसिज्म और जो गिल्लीगन है वो बाद में पढ़ेंगे। डन भाई, आ गया समझ में? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय। ठीक है, चलो बाय। सर आप पूरे दिन रात में कितने, भाई बस यही काम करता हूँ पढ़ाने का, जीवन में वो दूसरा कर ही नहीं रहा। चलो बाय।